हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और हमने जे थॉमसन की प्लम पुडिंग मॉडल देखा था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन हमने देखा था कि एटम इज लाइक ए सॉलिड बॉल, देयर इज नो स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द एटम। एंड जे थॉमसन के हिसाब से हमने देखा था कि द पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस आर स्कैटर्ड, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, और वो कैसे थे? स्कैटर्ड फॉर्म में थे, स्पेस प्रेजेंट ही बट स्कैटर्ड फॉर्म में थे, है ना। तो यहाँ पर जो जे थॉमसन और वो जो हमने जॉन डाल्टन के एटॉमिक मॉडल देखा था उससे डिफरेंट कुछ हमको यहाँ पर रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में देखने मिला है। तो अकॉर्डिंग टू द रुदरफोर्ड, यहाँ पर हम आज देखेंगे रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम विच इज़ एक्सप्लेन इन 1911, है ना। तो यहाँ पर रुदरफोर्ड को जो जे थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो उससे कुछ अलग रिजल्ट मिला रुदरफोर्ड को जब उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, है ना। तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कब किया उन्होंने? 1911, और उसको ही हम बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब इस क्लास में हम लोग न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम गिवन बाय द रुदरफोर्ड उसको डिस्कस करेंगे। सी हियर, यहाँ पर रुदरफोर्ड ने इस यहाँ पर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज़ किया है। पहले तो उन्होंने एक बॉक्स लिया, क्लोज कंटेनर, है ना, और उसमें उन्होंने रखा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अब उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ किया यहाँ पर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप लोगों को पता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में यूरेनियम 235 ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियम ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ किया। और यहाँ पर और आप देख रहे हो कि उन्होंने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई है, उसके बीच में एक गोल्ड फॉइल रखा है। जो गोल्ड फॉइल यूज़ किया है, आपको पता है, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो मैलिबिलिटी होती है, मैलिबिलिटी मीन्स शीट में कन्वर्ट करने की जो कैपेसिटी होती है ना, यहाँ पर व्हेन वी हैमर द मेटल इट कन्वर्ट इनटू द थीन शीट। तो गोल्ड जो है इसकी हम एकदम थीन शीट बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं गोल्ड फॉइल। तो यहाँ पर गोल्डन फॉइल जो ली है, गोल्ड की फॉइल, बिकॉज इतना थीन शीट बनाया कि एक जो शीट बनी उसमें सिंगल एटम्स आ सके, इतनी थिन शीट बना सकते हैं हम गोल्ड से, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज़ किया, जिसका थिकनेस था 10⁻⁻⁴ mm, mm मीन्स मिलीमीटर। इतना थिन उसका जो है थिकनेस वाली उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल ली। अब यहाँ पर उन्होंने गोल्ड फॉइल को एक कवर किया फ्लोरेसेंट स्क्रीन से, जिससे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से जो पार्टिकल्स निकल रहे थे वो पार्टिकल्स इजीली ऑब्जर्व किए जा सके। तो यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। आपको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जो रेज या रेडिएशंस एमिट करता है, लाइक अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस एंड गामा रेडिएशंस। तो यहाँ पर उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स का यूज़ किया। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज थे वो अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज़ हो रहे थे, और उन्होंने ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन ली, वहाँ एक स्लिट था, स्लिट मतलब ओपनिंग, एक छोटी सी ओपनिंग नज़र आ रही है जहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स पास किए गए। और जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स पास किए गए जो पॉजिटिवली चार्ज थे, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जब ऑब्जर्व किया गया तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो इस गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट निकल जा रहे थे, कुछ जो थे वो स्कैटर्ड हो रहे थे। बट वो कैसे स्कैटर्ड हो रहे थे? कुछ स्ट्रेट निकल रहे थे और कुछ थे स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, सेंटर से कुछ डाइवर्ट हो रहे थे, कुछ लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हो रहे थे, कुछ स्ट्रेट पास हो रहे थे, कुछ रिबॉन्ड हो रहे थे, है ना, इस तरीके से कुछ एकदम टोटली वापस आ रहे थे। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। इसी को हम यहाँ पर देखते हैं इस डायग्राम में कि उन्होंने ये एक जो प्रैक्टिकल उन्होंने किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था,
तो उसको ही हम यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है इस डायग्राम में से कि व्हेन वी पास द अल्फा बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीम का मतलब होता है और जो रेज है, ये हो गई एक सिंगल रे, ये होगी सिंगल, और जब वो ग्रुप में निकल रही है एक साथ तो इज नोन एज अ बीम। तो यहाँ पर जब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को पास की गई, अल्फा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं एंड दे पेनिट्रेट थ्रू द गोल्ड, जो फॉइल है उसको पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो यहाँ पर जो बीम पास किया गया अल्फा पार्टिकल्स का, वहाँ पर यहाँ देख रहे हैं आप अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डबल पॉजिटिव चार्जेस वाले हैं। तो ये जब पास किया गया तो यहाँ पर रुदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि इनसाइड द एटम, यहाँ पर जब अल्फा पार्टिकल्स का बीम पास किया गया तो सम पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट मैनर। यहाँ पर देखो कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट निकल गए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, मतलब यहाँ पर वो स्ट्रेट निकल गए। यहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स स्ट्रेट जो जा रहे थे, ये इंडिकेट कर रहा था कि ये एटम में कुछ एम्प्टी स्पेस है ना। विदाउट एनी ऑब्स्टेकल दिस अल्फा पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट मैनर, है ना। अगर ऑब्स्टेकल होता तो वो स्ट्रेट नहीं जाते, मतलब यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं था, ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट नहीं थी। दे पास कंप्लीटली बिकॉज एटम कंटेन द स्पेस, है ना। यहाँ पर गोल्ड फॉइल के एक एटम को यहाँ रिप्रेजेंट किया, दिस इज द एटम ऑफ द गोल्ड फॉइल, एक एटम को रिप्रेजेंट किया है, एनलार्ज करके दिखाया है यहाँ पर। तो यहाँ स्ट्रेट पास हो जाना अल्फा पार्टिकल्स का इंडिकेट कर रहा है देयर इज अ एम्प्टी स्पेस, देयर इज नो ऑब्स्टेकल, ना कोई ऑब्स्टेकल ना था, नहीं था, इसलिए वो स्ट्रेट पास हो गया। नाउ से इन सम केसेस वी ऑब्जर्व कि यहाँ पर देखो जो पार्टिकल्स है हल्का सा ये सेंटर में यहाँ पर हमको दिख रहा है कि टच होके स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। डिफ्लेक्शन मतलब जो अपने पोजीशन से स्ट्रेट न जाते हुए थोड़ा सा तिरछा हो गया। जैसे कि हम आपको पता है कि जो कैरम खेलते हम लोग, है ना, तो आप लोगों ने कभी कैरम खेला होगा, यहाँ पर आपको बुक में भी दिया हुआ है इसके बारे में कि जब हम कैरम खेलते तो स्ट्राइकर जब हम मारते हैं, अगर विदाउट टचिंग टू द जो कॉइन है, कॉइन मतलब जो गोटियाँ हैं, अगर उसको बिना टच किए हम स्ट्राइकर जो कैरम का मारते हैं तो अगर बिना टच किए वो कैसे निकल जाता है, स्ट्रेट निकल जाता है। बट जब वो किसी गोटी को मतलब वो जो कॉइन को टकराता है तो अगर वो हल्का सा टकराया तो वो क्या करेगा, स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब हल्का सा टर्न हो जाएगा। बट अगर वो थोड़ा सा बीच में अगर उसको लग गई कॉइन को तो वो क्या हो जाता है, रिबाउंड हो जाता है ना। तो ऐसा ही कुछ रुदरफोर्ड को नज़र आया इन दिस मॉडल जो एटम के अंदर। तो उन्होंने क्या बताया, देखो कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो जो लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। यहाँ पर वो क्या हो रहा था, कुछ लार्ज डिफ्लेक्शन मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वो अपनी पोजीशन से हट के जा रहे थे। और आउट ऑफ 20,000, जो 20,000 में एक केस ऐसा भी था, है ना, वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 के विच कम्प्लीटली रिबाउंड और रिटर्न बैक। रिबाउंड का मतलब होता है फिर से वापस आ जाना या रिटर्न बैक। तो फॉर एग्जांपल ये जो है टर्न बैक लिखा है कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल गया और एकदम उसी डायरेक्शन से, सेम डायरेक्शन से वो वापस हो गया। मतलब यहाँ पर जब वो स्ट्राइक किया इन द सेंटर, इट टर्न बैक, टोटली बैक हो गया वो। इसका मतलब क्या था कि समथिंग इज प्रेजेंट। जब रुदरफोर्ड ये एक्सप्लेन कर रहा था मॉडल तो उसको नहीं पता था कि क्या है अंदर, बट बाद में ये डिस्कवर हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन्स भी बाद में हमको पता चला कि उनको पता चला कि कुछ तो प्रेजेंट है जो सेंटर में है और जो बहुत ज़्यादा टफ हार्ड है ना, द स्ट्रॉन्ग पार्ट है, हार्ड पार्ट है, एंड दैट समथिंग इज नथिंग बट द न्यूक्लियस विच इज़ वेरी हार्ड एंड सॉलिड, है ना, हार्ड एंड सॉलिड। जो न्यूक्लियस है सेंटर में वो हार्ड एंड सॉलिड है। एंड दिस
part of a nucleus which is present in a this nucleus which is present in the center is it covers a very small area as compared to the atom. एटम के हिसाब से वो जो न्यूक्लियस है वो बहुत स्मॉल एरिया कवर कर रहा था, बिकॉज 20,000 जो अल्फा पार्टिकल्स थे, अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल्स पास किए तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, स्ट्रेट निकल रहे थे, कुछ हल्का सा डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। 20,000 में 1 हम बोल सकते हैं कि विच टर्न बैक, मतलब कि यहाँ पर एक बहुत ही स्मॉल एरिया जो सेंटर में है वो इतना सॉलिड था कि विच थ्रू विच द अल्फा पार्टिकल्स आर अनेबल टू पास, जो पास नहीं हो पाया और रिटर्न हो गया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया कि यहाँ पर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, मैंने अभी जैसे बताया कि इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो पॉजिटिवली चार्ज थे, और जब सेंटर से वो टकरा के वापस आए, इसका मतलब आपको पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर जब वो अंदर भी कुछ ऐसा होना चाहिए, रुदरफोर्ड को नहीं पता था अंदर क्या है, बट बाद में ये प्रेडिक्ट किया गया कि अंदर भी कुछ ऐसा होगा जिससे अल्फा पार्टिकल्स जो पॉजिटिवली चार्ज है वो रिटर्न हो गए, मतलब समथिंग इज प्रेजेंट विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो बाद में हमको पता चला कि न्यूक्लियस कंटेन द पॉजिटिव चार्जेस, है ना, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और हमको पता है कि हमने इन द लास्ट क्लास I already explained about the atom is a neutral. एटम कैसे होता है, न्यूट्रल। इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो किसके इक्वल थे, निगेटिव चार्जेस के इक्वल, है ना। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस, देन ओनली द एटम इज न्यूट्रल। तो जब तक वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस इक्वल नहीं होंगे तब तक एटम न्यूट्रल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने भी जैसे बताया कि जो सेंटर से जब अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न हुए तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि न्यूक्लियस एक हार्ड एंड सॉलिड पार्ट है जो एटम के सेंटर में है, एंड इट ऑक्यूपाइज द लेस स्पेस एज कंपेयर टू द कंप्लीट एटम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रुदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स के बारे में क्वेश्चन आता है इन एग्ज़ाम। जनरली दे आस्क फॉर, अगर पूरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट आएगा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो आपको पोस्टुलेट्स मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखना है रुदरफोर्ड्स के, एंड उसका ड्रॉबैक भी लिखना है। अभी हम ड्रॉबैक भी डिस्कस करेंगे और पोस्टुलेट भी डिस्कस करेंगे। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है ना। सिर्फ पोस्टुलेट्स लिखने आएंगे तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, ड्रॉबैक लिखने आएगा तो भी 2 मार्क्स के लिए आएगा। कई बार डायग्राम दिया होता है, आपको उसको लेबल करना होता है, वो भी आता है डायग्राम लेबलिंग के लिए, तो 2 मार्क्स के लिए आएगा। तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताते जाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है और क्या लिखना है। तो अभी हम पोस्टुलेट्स देखते हैं। पोस्टुलेट्स मतलब उसकी जो फाइंडिंग्स थी, उसको जो इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिला उससे जो उसने कंक्लूजन निकाला। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ रुदरफोर्ड्स थ्योरी, है ना, जिसको हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम मीन्स फर्स्ट टाइम ही एक्सप्लेन अबाउट द न्यूक्लियस। जे थॉमसन ने कहीं न्यूक्लियस की बात नहीं की थी, डाल्टन ने कहीं न्यूक्लियस की बात नहीं की थी। तो रुदरफोर्ड फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन अबाउट द न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड विच इज़ वेरी हार्ड एंड सॉलिड पार्ट। ओके, तो जो रुदरफोर्ड है इन्होंने 5 पोस्टुलेट्स दिए जो आपको याद रखना है। फर्स्ट पोस्टुलेट है कि देर इज ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है उनका कि ये जो न्यूक्लियस है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर एंड विच इज़ हार्ड एंड सॉलिड, ठीक है। ये उसका फर्स्ट पोस्टुलेट है। दैन सेकेंड पोस्टुलेट क्या है कि जो एटम्स है ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम, जो मास होता है एटम का वो क्या होता है, उसके सेंटर में होता है, ठीक है। मतलब जो जितना भी मास होगा उस एटम का, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एकदम निग्लिजिबल वेट के हैं, है ना। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका जो वेट है 1800 टाइम्स लेस दैन द वेट ऑफ द और द मास ऑफ द हाइड्रोजन। तो ये बहुत लाइट वेट होते हैं, जिससे निग्लिजिबल। तो एक्चुअल जो एटम का वेट है या मास है इज़ ड्यू टू द न्यूक्लियस, मतलब उसका जो मास है वो उसके सेंटर में न्यूक्लियस के
अंदर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, मतलब एक वहाँ पर वो गैदर्ड फॉर्म में है, मतलब सारा वेट उसका मास जो है वो न्यूक्लियस में है। देन थर्ड पोस्टुलेट क्या है उसका, ये हो गया हमारा सेकेंड पोस्टुलेट। देन थर्ड पोस्टुलेट क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दिस आर द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, है ना, ये जो हमने दिखा है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं, रिवॉल्व मतलब यहाँ पर रिवॉल्व करना मतलब वहाँ पर घूमते रहते हैं, ठीक है, किसके, न्यूक्लियस के आसपास। ये हो गया हमारा थर्ड पोस्टुलेट, यहाँ पर जो रुदरफोर्ड का थर्ड पोस्टुलेट्स है। एंड हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स विच इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल टू द प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड व्हेन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल द एटम इज न्यूट्रल, है ना। तो एटम कैसे होता है न्यूट्रल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये क्या हुआ कि हमारा जो रुदरफोर्ड का जो है ये थर्ड पोस्टुलेट हुआ। नाउ फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, उसमें द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज, ये फोर्थ पोस्टुलेट हो गया। नाउ सी द फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है इसमें कि देर इज एन एम्प्टी स्पेस, हमने जैसे बताया कि यहाँ पर कुछ अल्फा पार्टिकल स्टेट निकल गए, तो देर इज एन एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस में कुछ एम्प्टी स्पेस है, दिज आर द पोस्टुलेट्स। अब ये पोस्टुलेट्स मैं एक बार फिर रिवाइज करा रही हूँ, पोस्टुलेट्स है ना, केयरफुली सुनो बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक बार फिर से केयरफुली मैं बता रही हूँ, तो आपको केयरफुली सुनना है। फर्स्ट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट इज हार्ड एंड सॉलिड मास। देन सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, ये हो गया। देन सेकेंड पोस्टुलेट कि एटम का जो एंटायर मास है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, दिस इज योर सेकेंड पोस्टुलेट। नाउ द थर्ड पोस्टुलेट, the negatively charged particles known as the electrons revolve around the nucleus, this is third postulate. Now fourth postulate, this negatively charged particles that is electrons is equal to the positively charged particle that is proton, ये proton के equal है, that's why the negative and positive charges अगर equal है तो the atom becomes neutral, तो atom कैसे होगा, neutral, this is fourth postulate. Now the fifth postulate, what is fifth postulate here कि देर इज अ एम्प्टी स्पेस, यहाँ पर एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, दैट्स वाई अल्फा पार्टिकल्स पासेस स्टेट, है ना, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, मतलब देयर मस्ट बी द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द एटम, है ना। दिस आर द फाइव पोस्टुलेट्स। अब कुछ ड्रॉबैक भी हैं, इसका जो मेजर ड्रॉबैक क्या था कि अकॉर्डिंग टू द रुदरफोर्ड, आपको ड्रॉबैक भी लिखने आता है, याद रखना है कि यहाँ पर वन ड्रॉबैक जो है ना, ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है आपको पता है, ड्रॉबैक किसको बोलते हैं, है ना। और ड्रॉबैक का मतलब होता है कि उसमें जो कमियां थी, लिमिटेशंस, दूसरे वर्ड में हम लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं, ड्रॉबैक बोल सकते हैं या डीमेरिट्स बोला जाए। पोस्टुलेट्स जो हमने 5 पोस्टुलेट्स पढ़े दैट इज़ द मेरिट, हम उसको मेरिट्स बोल सकते हैं या पोस्टुलेट्स बोल सकते हैं। और जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना, तो जो कमी रह गई उसको हम बोलते हैं डीमेरिट्स या उसको लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स। तो एक मेजर ड्रॉबैक था रुदरफोर्ड का कि रुदरफोर्ड अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी। रुदरफोर्ड अकॉर्डिंग टू द रुदरफोर्ड का कहना था कि जो फिजिक्स के हिसाब से कि जब कोई चीज़ रिवॉल्व हो रही है तो वो अपनी स्लोली क्या करता है, अपनी एनर्जी जो है उस डिक्रीज करते मतलब लूज़ करते जाता है, मतलब उसकी एनर्जी डिक्रीज़ होते जाती है। जब उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा, उसके हिसाब से ऐसा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं न्यूक्लियस के, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूशन में रिवॉल्व हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर वो घूम रहे हैं, है ना, एक घूम रहे हैं, और घूमते घूमते जब वो अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन कैसे है, पॉजिटिव चार्ज, तो धीरे धीरे क्या होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और लास्टली पॉजिटिव चार्ज के अंदर जाके बम्बार्डिंग होती है और वो उसमें पूरे कोलैप्स हो जाते हैं, वो पूरे उसके अंदर समा जाते हैं या कोलैप्स हो जाते हैं। किसने बोला ये, रुदरफोर्ड ने बोला, अकॉर्डिंग टू द रुदरफोर्ड।
तो बट ये रुदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक है बाद में रिमूव किया गया बाय द नेल्स बोर। नेल्स बोर हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे अबाउट द नेल्स बोर थ्योरी, जो रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेल्स बोर ने इसने कब एक्सप्लेन किया था, ये 1911। तो जो नेल्स बोर है उन्होंने 1913 में अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि वो एटम इज़ नॉट अ अनस्टेबल, एटम इज़ अ स्टेबल। Okay, so in the next video we will discuss about the Niels Bohr theory, over the Rutherford's theory.